का टॉपिक है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन जलवायु परिवर्तन, ठीक है। जलवायु परिवर्तन, अब ये जलवायु परिवर्तन जो है क्लाइमेट चेंज, इसमें क्या हो, इसमें मेन इसका जो सबसे दिक्कत होता है, जो हम लोग का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर रहा है, जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है गर्मी के चलते। हर धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने से जितना जो बर्फ़ है, जहाँ जहाँ उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, हिमालय, जहाँ जहाँ ग्लेशियर है, बर्फ़ है, तो वो जो धीरे धीरे हिमनद जो है पिघल रहा है। पिघलने से क्या होगा कि जो समुद्र का जल स्तर है वो धीरे से ऊपर आ जाएगा और समुद्र के किनारे किनारे जितने शहर हैं वो धीरे धीरे डूब जाएंगे। और दुनिया का जो सबसे बड़ा बड़ा शहर है वो अधिकतर समुद्र के किनारे ही है। और एक तो ऐसी ज़मीन का कमी है, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है और ज़मीन और घट जाएगा, तो ये जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और बारिश जो है और कम होते जा रहा है जलवायु परिवर्तन से। इसका कुछ कुछ प्राकृतिक कारण है जो शोधकर्ता जो है साइंटिस्ट लोग दिए हैं। तो एक जो है सौर कलंक का सिद्धांत। तो सौर कलंक का सिद्धांत बताता है कि जो सूरज है उसके आगे कुछ ब्लैक स्पॉट, काला धब्बा है। काला धब्बा के चलते काला धब्बा धीरे धीरे होते जा रहा है। उसके चलते जो है पूरा सूरज का रोशनी यहाँ नहीं, पृथ्वी पे नहीं आ रहा है। इसके चलते टेम्परेचर कुछ उतार चढ़ाव आता है, ठीक है। तो सौर कलंक का सिद्धांत। दूसरा है मिलेंकोविज का दोलन सिद्धांत। मिलेंकोविज दोलन सिद्धांत। इसमें क्या है, जो पृथ्वी का अक्ष और कक्ष जो अपने अक्ष पे और कक्ष पे जो घूम रही है, उसमें कुछ जो परिवर्तन आ जाने से पृथ्वी का जो जलवायु है उसमें परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। तीसरा कारण है ज्वालामुखी क्रिया तो सबसे वो है, क्योंकि इसका मैग्मा जब फटता है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देता है। चौथा है वायुमंडलीय का गैसीय संरचना। जो गैस संरचना है उसमें कुछ बदलाव आ जाना। जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा छोड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऑक्सीजन घट रहा है, तो इससे क्या है, जलवायु में गैसीय जो संयोजन है उससे परिवर्तन आने से जलवायु परिवर्तन हो जाता है। समुद्री धाराएं हैं, अब सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज जो है, सबसे अधिक प्रॉब्लम होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2 से, और समुद्र में ही सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जो यहाँ है, जो हमारे वायुमंडल में, उससे 50 गुना जो है ज़्यादा CO2 समुद्र में होता है। और समुद्र को कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक बोलते हैं। सिंक मतलब डुबाना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे अधिक समुद्र में होता है, 50 गुना ज़्यादा है, तो सिंक होता है। तो उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज़्यादा, जितना ये है ऊपर वायुमंडल पे कार्बन डाइऑक्साइड है वो समुद्र में शोषित होता है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड समुद्र में ज़्यादा बढ़ते जाएगा तो समुद्रीय जीव भी वो ऑक्सीजन लेते हैं, उसी जो समुद्र में ही जो ऑक्सीजन है उसे लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड सेम वही हमारे वाला प्रॉब्लम समुद्री जीवों को होगा। फिर महाद्वीपीय विस्थापन है, उससे भी जलवायु परिवर्तन होता है, ठीक है। अब इसका जो सबसे अधिक तो ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी बढ़ेगा तो सब कुछ पे इफेक्ट पड़ेगा। अब इसको जो है कम करने का, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसको कार्बन को कम करने का कुछ उपाय है। कम करने का उपाय कार्बन पृथक्करण। कार्बन पृथक्करण में होता है गति। जिस गति से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है उस गति को धीमा करना, ठीक है। जो CO2 जिस ढंग से संचय हो रहा है उसका गति को धीमा करना। कार्बन ऑफसेट एक उपाय है। ये ऑफसेट है 1 टन का कमी करना, 1 टन की कमी। धीरे धीरे जो है आप जो कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं उसमें 1-1 टन का कमी करते जाइए, ठीक है। कार्बन टैक्स, कार्बन उत्सर्जन पर लगाया गया कर, ये दूसरा हो गया। तीसरा हो गया कार्बन टैक्स, कार्बन उत्सर्जन पर टैक्स लगाना,
पैसा कार्बन के उत्सर्जन पर, कार्बन टैक्स, ठीक है। कार्बन क्रेडिट, इसका क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन पृथक्करण, कार्बन टैक्स, कार्बन ऑफसेट, कार्बन क्रेडिट, ये क्योटो प्रोटोकॉल में ये आया था। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो कहाँ है? क्योटो ये जापान में है, ठीक है। एक निर्धारित सीमा तय किया गया, उसी क्रेडिट, मतलब आपको इतना का क्रेडिट मिला कि आपको एक निर्धारित सीमा तय किया गया, इतना ही में आपको कार्बन, आप जो साल का जो कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं इतना ही करिएगा, ठीक है। कार्बन चिन्ह, कार्बन चिन्ह जो होता है वो पर्यावरण पे प्रभाव, कार्बन चिन्ह पर्यावरण पर प्रभाव का प्रभाव। अब ये कार्बन क्रेडिट में आपको एक निर्धारित समय, निर्धारित उत्सर्जन का लिमिट दिया गया, उत्सर्जन का लिमिट दिया गया कि इस देश को इतना प्रोड्यूस करना, बहुत सारा फैक्टर को लेके उसको करके आपको क्रेडिट मिलता है कि भाई आपका डेवलपमेंट किस स्तर पर है, आपका जनसंख्या, क्षेत्र, सबको देख के आपको क्रेडिट मिला। अब उससे ज़्यादा करिएगा तो फिर टैक्स भरिएगा, फिर वो कार्बन टैक्स आ जाएगा, ठीक है। तो निर्धारित सीमा से काम करेंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए राष्ट्रीय कार्य योजना बनाए 2008 में, NAPCC 2008 में NAPCC नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये 2008 में आया। ये जो जलवायु परिवर्तन को लेके देश भी सजग है, अपने देश भी सजग हुआ, तो NAPCC का वो हुआ 2008 में, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। फिर उसके बाद राष्ट्रीय सौर मिशन लाया गया कि बिजली जो है उत्पादन सौर ऊर्जा से किया जाए। राष्ट्रीय वहनीय पर्यावरण मिशन किया गया, जून 2020 में आया। जो घर बने, घर के ऊपर हॉस्पिटल, बड़ा बड़ा बिल्डिंग आता है, उसके ऊपर सोलर प्लेट लगा रहता है, जिसका जो मैक्सिमम जो उसका जो बिजली कंजप्शन है, उसी सोलर बिल्डिंग बना, बिल्डिंग के ऊपर ही सोलर प्लेट लगा दिए। अब बिल्डिंग के ऊपर तो खाली है, तो सोलर प्लेट लगा दिए, उससे बिजली का प्रोड्यूसन हो रहा। तो राष्ट्रीय वहनीय पर्यावास मिशन, राष्ट्रीय वहनीय पर्यावास मिशन, ये कब आया? जून 2010 में, घर को में बनाना है, ठीक है। राष्ट्रीय जल मिशन आया, राष्ट्रीय जल मिशन लाए सरकार। इसमें क्या है, जल मिशन में जल का जो उपयोग है उसको 20% तक बचाना है। राष्ट्रीय जल मिशन में जल का जो उपयोग है उसको 20% तक बचाना है, ठीक है। जल मिशन क्या है? 20% तक जल को बचाना है। राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन, राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन जो है वन क्षेत्र को संरक्षित करना है। राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन में वन जो क्षेत्र है अपने देश का उसको संरक्षित करना। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, इसमें जो जलवायु परिवर्तन का जो है उसको कैसे सामना किया जाए, जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको कैसे सामना किया जाए, इसके लिए एक मिशन तैयार हुआ, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, ठीक है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, ठीक है। ये इसका जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए ये मिशन का शुरुआत हुआ। राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष ये 6 अप्रैल 2011 को ये शुरू हुआ। इसके लिए जो स्वच्छ ऊर्जा, जो क्लीन एनर्जी बोलते हैं, जैसे CNG, सौर ऊर्जा, विंड, वायु ऊर्जा, इससे जो तैयार होता है इसको स्वच्छ ऊर्जा बोलते हैं। इसमें प्रदूषण नहीं होता। इसके लिए फंडिंग के लिए पैसा, जो आप जैसे कोई अगर लगा रही है फैक्ट्री, कोई इस पर काम कर रहा है तो उसको सरकार की तरफ से भी फंड मिलने के लिए वो क्लीन एनर्जी का फंड तैयार किया गया, नेशनल क्लीन एनर्जी फंड, NCEF, नेशनल क्लीन एनर्जी फंड, NCEF। राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष, ठीक है। उसके बाद स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। स्टॉकहोम सम्मेलन जो है 1972 में हुआ। स्टॉकहोम ये स्वीडन में है,
स्वीडन में स्टॉकहोम है। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ये 5 इसमें ये डिसाइड हुआ। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? 1972 में। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। इसमें जो है डिसाइड हुआ कि पर्यावरण पे यूएनईपी, ठीक है, इसमें डिसाइड हुआ कि 5 जून जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 5 जून जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये सम्मेलन के दरमियान ही 5 जून, ये जो सम्मेलन चल रहा था इसी के दरमियान ही 5 जून का तारीख आया था। ये इसी के सम्मेलन में ही ये सम्मेलन चल रहा था। उसी समय ये 5 जून को ही ये हुआ कि ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उसके बाद मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ। मॉन्ट्रियल में सम्मेलन हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। ये 1987 में हुआ। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। जैसे हर देश में एक राजधानी, एक उसका बिजनेस हब, बिजनेस कैपिटल होता है। जैसे भारत में नई दिल्ली राजधानी है और मुंबई बिजनेस कैपिटल। चाइना में बीजिंग कैपिटल और शंघाई बिजनेस कैपिटल। उसी तरह कनाडा में ओटावा, कनाडा का राजधानी ओटावा है और बिजनेस जो हब है, बिजनेस कैपिटल है, मॉन्ट्रियल है। तो मॉन्ट्रियल में सम्मेलन हुआ ओजोन पे लेके, ओजोन का लेयर पे लेके इसका बात हुआ, क्योंकि ओजोन जो है परावैंगनिक किरण को अवशोषित करता है। तो उसको अगर ये जो ग्रीन हाउस गैसेस का ज़्यादा उत्सर्जन होता है तो उससे ओजोन का लेयर जो है धीरे धीरे घटता है, वो टूट जाता है। तो उसके लिए ओजोन लेयर के लिए ओजोन का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन को लेके ये इस पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे बात हुआ। फिर हेलसिंकी सम्मेलन हुआ 1987 में, 1989 में हेलसिंकी सम्मेलन हुआ 1989 में। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसके चलते ओजोन का जो लेयर है डिप्लीशन कर रहा है। फिर उसके बाद प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ, इंटरनेशनल अर्थ समिट, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 में रियो डी जेनरो में। रियो डी जेनरो भी वही ब्राज़ील का बिजनेस कैपिटल है। रियो डी जेनरो में 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनरो में हुआ, ठीक है। उसके बाद ये जो सबसे अधिक जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के चलते ही ओजोन लेयर और सबसे अधिक प्रदूषण होता है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये सबसे अधिक, इसको हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या क्या है, कौन कौन सा ग्रीन हाउस गैसेस हैं? सवाल पूछ सकता है। ये चार गैस दे दिया, CO2, SO2, हाइड्रोजन और हीलियम, इस तरह से दे दिया। तो इसमें से ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है, तो कौन कौन सा है? तो छाटना है, 10 गैस दिया हुआ, 3 का कॉम्बिनेशन में दे दिया। तो आपको ग्रीन हाउस गैसेस जानना है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है? जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव क्या है? जो वायुमंडल का जो तापमान है उसको मेंटेन बनाए रखना, ताकि हम लोग जीवित रहें, न ज़्यादा न कम। ज़्यादा भी नहीं होना है कि हम लोग को प्रॉब्लम हो जाए और कम भी नहीं होना है कि प्रॉब्लम हो जाए। तो जो बनाए रखने के लिए उसको प्रभाव को हरित गृह प्रभाव बोलते हैं। जो वायुमंडल में हम लोग जो वायुमंडल गर्म बना रहता है उसको हरित गृह प्रभाव बोलते हैं। अब इसमें ग्रीन हाउस गैसेस जो है, उसमें जो ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस जो है CO2, CH4 मीथेन, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, पाँचवा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है। O3 ओजोन, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ओजोन जो क्षरण है, ओजोन जो है
ओजोन का जो क्षरण हो रहा है उस ये जो है सबसे अधिक प्रॉब्लम कर रहा है ये, और एक जो ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो ग्लेशियर जो है, हिमनद जो है पिघल रहा है, जो 90% जो है पराबैंगनी किरण जो है वो अवशोषित हो जाता है ओजोन लेयर में। तो इसको जो है सबसे पहले जोसेफ फरमान इसका बारे में बताए थे, ये ओजोन के बारे में, ओजोन लेयर का जो अवशोषित हो रहा है, जोसेफ फरमान। ठीक है, तो ये जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड कुछ बात है, जैसे कि कार्बन पृथक्करण क्या होता है, गति को धीमा करना, गति को जो कार्बन जो उत्सर्जन हो रहा है उसका गति को धीमा करना, कार्बन ऑफसेट 1 मीट्रिक टन का कमी करना, कार्बन ऑफसेट 1 मीट्रिक टन तक जो आप उत्सर्जन कर रहे हैं कार्बन का उसको 1 मीट्रिक टन तक कम करना, कार्बन टैक्स, कार्बन उत्सर्जन पर लगाया जाने वाला टैक्स, ठीक है, कार्बन चिन्ह जो पर्यावरण पर कार्बन का प्रभाव है उसके बारे में कार्बन चिन्ह बोलते हैं, कार्बन क्रेडिट, ये क्योटो प्रोटोकॉल में आया था 1997 में। इसमें जो आपको निर्धारित सीमा दिया गया है उसी में काम करिए, निर्धारित सीमा से काम करेंगे, ठीक है। ये कार्बन क्रेडिट, ये सब कुछ टर्म है बेसिक, एक लाइन में मैं इसको आपके सामने रख दिया, ठीक है। आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत?